फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं सीए फाइनल मई 2025 के लिए। तो सर, ये जो चैप्टर का नाम है वो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई-वे बिल। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई-वे बिल काफी सिंपल चैप्टर है और ये वीडियो का ड्यूरेशन 1 एंड 1.5 आवर्स रहेगा, जिसमें आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी हो जाएगा और ई-वे बिल भी हो जाएगा। मोर और लेस ई-वे बिल के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स के थोड़े से कम रहते हैं। पर सर, हमको तो एक होल हार्टेडली रिवीजन करना है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई-वे बिल, सबसे पहले चैप्टर के नाम में समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर हमको ये सिखाएगा कि आखिरकार कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं, किसे मेंटेन करना है। और इस चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि आखिरकार अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा, मैनुअल फॉर्म में रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हैं, ऐसी तमाम बातें होगी। उससे पहले सर थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, जो नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो तो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा ही, और इन्होंने बोला भाई प्लेस ऑफ बिजनेस में ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। सबसे पहले जहां से आप बिजनेस करते हो वो तो प्लेस ऑफ बिजनेस ही है, एंड जो आपका वेयर हाउस है, गोडाउन है, या कोई भी ऐसी जगह जहां पे टैक्सेबल पर्सन अपने गुड्स को स्टोर करता है उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर सर, जहां पे टैक्सेबल पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है वो रहेगा प्लेस ऑफ बिजनेस। और where the taxable person is engaged in business through an agent by whatever name called, इसका मतलब है जो एजेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। फिर सर, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सर, रजिस्टर्ड है आइदर अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24। 24 में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है और 22 में लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि आपका टर्नओवर तो क्रॉस हो गया है बट आपने अभी तक जीएसटी नंबर नहीं लिया है, या आप किसी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में फॉल करते हो पर आपने फिर भी अभी तक जीएसटी का नंबर नहीं लिया है। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन। सर, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाएगा। सर, वो यूआईएन वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन ही कहलाएगा, क्योंकि सर यूआईएन वाले को जो हम जीएसटी नंबर देते हैं ना, वो तो एक टाइम पास के लिए नंबर दिया गया, सिर्फ रिफंड पर्पस के लिए नंबर दिया गया है, उसे हम ऑफिशियली कोई जीएसटी नंबर नहीं कहेंगे। उसके बाद सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में हमने देखा था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप पूरा ठेका दे रहे हो। पूरा ठेका दे रहे हो का मतलब क्या हुआ कि बेटा सामने वाला घर भी बना के देगा, सामने वाला लेबर की सर्विस भी लेगा, सामान भी उसका, लेबर भी उसका, उसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जनरली वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली जाती है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, बहुत सारी तमाम चीजें ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे गुड्स भी सामने वाला लगाएगा और लेबर भी सामने वाला लगाएगा। अब बहुत ही सिंपल चैप्टर। सबसे पहले, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एट विच प्लेस। तो किसको मेंटेन करना है और कहां मेंटेन करना है। तो सर, सेक्शन 35 बताता है किसको और कहां। अब सेक्शन 35 बहुत ही सिंपल बोलता है कि भाई हर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे सारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखना है। अब सर, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राजा जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बताना पड़ता है कि आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सी है और आपकी एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस कौन सी है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो एक ही होगी बट एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स कहां रखने, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखने। अब ये बोलते हैं ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड फेयर नहीं, ट्रू एंड करेक्ट। सर, ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। राजा, जमीन आसमान का फर्क होता है ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट में। देखो एग्जांपल समझना, सपोज करो आप उसके साथ गए घूमने, ठीक है, और आपने उसके साथ पॉपकॉर्न खाए, जूस वूस पिया, आप घर पे आए, आपकी मम्मी ने पूछा
बेटा घूम के आया, तो आपको बोलना चाहिए हाँ घूम के आया। बट आप ठहरे मम्मी के लाडले पुत्र, ने बोला हाँ हाँ मम्मी मैं घूम के आया, उसके साथ घूम के आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, हमने एक ही बकेट में से पॉपकॉर्न खाया। मम्मी एक और चीज मैं आपको बताने ही भूल गया, स्ट्रॉ भी एक ही थी और हम उसी से जूस पी रहे थे। बेटा नालायक, ये तूने बताया क्या करा, ट्रू एंड करेक्ट। तो भाई यहाँ पे ऑडिट नहीं चल रहा कि जो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, यहाँ पे आपको देना है कौन सा, ट्रू एंड करेक्ट। सर ट्रू एंड करेक्ट किस किस का, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अगर आप कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, क्या इनपुट लग रहा है मैन्युफैक्चर में, उस इनपुट से क्या आउटपुट बन रहा है, कितना वेस्ट जनरेट हुआ, कितना स्क्रैप जनरेट हुआ, पूरा क्वांटिटी बताना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यूज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आपको बताना पड़ेगा। फिर कितना गुड्स आया इनवर्ड एंड कितना गुड्स जाएगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, आईटीसी कितना अवेल करा, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारी डिटेल्स आएगी। फिर अगर सर आपने एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फिर हर बिजनेस का जो प्लेस है उससे जो भी अकाउंट्स रिलेटेड है वो सब आपको वहां रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो एमपी है, एमपी में एमपी से रिलेटेड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखो, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से रिलेटेड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखो, यूपी में यूपी से रिलेटेड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखो, ठीक है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा, तो सर अगर आपके पास अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, सर क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, हाँ मैनुअल फॉर्म में भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है राजा, देखो बहुत बार क्या होता है ना, ओनर होता है, ऑपरेटर होता है या गोडाउन होता है, ये लोग स्टोरेज के लिए प्लेस लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जो हमारा ओनर है वो तो ठीक है, इस ओनर ने कुछ सामान गोडाउन वाले क्या रखा, वेयरहाउस वाले क्या रखा, ट्रांसपोर्ट वाले क्या कुछ सामान रखा, तो सर ये ट्रांसपोर्ट वाले को भी कुछ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने क्या, तो भाई लॉ मेकर बोलता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टर है, गोडाउन ऑपरेटर है, उसको भी रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, कंसाइनर, कंसाइनी और ऑल अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डन। उसके बाद सर कमिश्नर नोटिफाई कर सकता है एनी अदर टैक्सेबल पर्सन को कुछ एडिशनल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रखने के लिए। फिर सर कमिश्नर साहब चाहें, अगर कोई पर्सन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं रख पा रहा है तो कमिश्नर साहब किसी किसी को एग्जम्पशन भी दे सकते हैं कि आपको ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं रखना है। फिर 5 तो ओमिट हो गया। फिर 6 बोलता है कि सर सब्जेक्ट टू क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17, ये क्या है सर, ये बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं रखे हैं तो प्रॉपर ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, और सेक्शन 73, 74 या 74A का, क्योंकि अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 73, 74 हट गया है और 74A आ गया, बट मई 25 के लिए 73, 74 अभी भी एप्लीकेबल है, नवंबर वालों से 74A एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर फिर उनको 73, 74 या 74A का नोटिस आएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, हर रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने हैं, कहां पे रखने राजा, पीपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है वो पीपीओबी पे रखो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखो। पीपीओबी तो एक होगा, एपीओबी ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर सर कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं राजा, यू हैव टू कीप ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स। क्या क्या रखना है, ये हमारी ऑलरेडी बात हो गई, प्रोडक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक, आईटीसी अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, और फिर कुछ कुछ रिकॉर्ड्स रूल्स ने प्रिस्क्राइब करें। अब बहुत ध्यान से, ये चैप्टर थ्योरी है, एक थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर का आ सकता है। अब रूल्स ने कौन कौन से रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब करें, तो रूल्स बोलता है गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, आपको एडवांसेस का पूरा हिसाब रखना है कि कितना आपके पास एडवांस आया। फिर उसके बाद आपको यह भी हिसाब रखना है कि आखिरकार गुड्स कहां पे स्टोर हो रहे हैं, उसका एड्रेस भी आपको रखना है। फिर सर अगर रिवर्स चार्ज सप्लाईज है
तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना है कि ये सारी इनवर्ट सप्लाई हमको रिवर्स चार्ज में मिली है और इसका टैक्स हम रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो हमारा रेसिपिएंट है उसका नाम और एड्रेस भी रखना है, और जो हमारा सप्लायर है उसका भी आपको नाम रखना है। आया समझ में? तो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसके भी नाम रखने हैं, रेसिपिएंट का भी आपको नाम रखना है। ये रूल्स ने डिटेल प्रिस्क्राइब करी। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा था कि कमिश्नर साहब चाहें तो किसी किसी को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और कमिश्नर साहब बोल सकते हैं कि आपको ये रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर साहब ने अपनी पावर एक्सरसाइज करी और कमिश्नर साहब ने बोला कि जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उसे 2 रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है, उसे ना तो स्टॉक की डिटेल रखने की जरूरत है ना ही टैक्स पेबल की डिटेल रखने की जरूरत है, क्योंकि सर वो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है ना, और कंपोजिशन वाला तो सर एक फिक्स रेट पे टैक्स देता है, तो कंपोजिशन वाले को न तो स्टॉक की डिटेल रखनी है, कुछ नहीं रखना, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉय, ये कुछ डिटेल रखने की जरूरत नहीं है। और कंपोजिशन वाले को टैक्स पेबल कितना कलेक्ट हुआ, क्या आईटीसी है, क्या डेबिट नोट, क्या क्रेडिट नोट, इन सब भी तामझाम में नहीं पढ़ना, इन सब की भी डिटेल नहीं रखनी है। आगे सर एजेंट कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ये कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं? ये सच्चे एजेंट की बात कर रहे हैं जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है, उस एजेंट की बात कर रहे हैं। तो एजेंट, सबसे पहले तो एजेंट के पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम ईच प्रिंसिपल। एजेंट को ऑथराइजेशन मिलेगा तभी तो वो आगे सप्लाई कर पाएगा। फिर सर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, कि हर प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसने कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज रिसीव करे या सप्लाई करे। फिर डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, तो अकाउंट्स की डिटेल जो फर्निश करनी है वो। और फिर टैक्स पेड ऑन रिसीट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने, याद रहेगा। देखो कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या दिमाग लगाओ कि भाई हमारी एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने। सबसे पहला ऑथराइजेशन तो होना चाहिए, ऑथराइजेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, भाई उसको कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुए हैं और उसने कौन कौन से सप्लाई करे हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। फिर अकाउंट्स की डिटेल उसको फर्निश करनी पड़ेगी, भाई इतना माल आया, इतना माल बिका, ये सारी डिटेल उसको फर्निश करनी पड़ेगी। और कितना क्या उसने टैक्स पे करा, ये सब डिटेल उसको फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है, अब रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। अब सुनो ध्यान से, भाई मैन्युफैक्चरर को क्या क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको चैप्टर यूं याद हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन अकाउंट्स रखने पड़ेंगे और उस प्रोडक्शन अकाउंट्स में सारी क्वांटिटेटिव डिटेल मालूम पड़े। सर काय की क्वांटिटेटिव डिटेल, कितना क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ है और उस यूज करने के बाद कितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है इंक्लूडिंग वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। फिर उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको क्या क्या डिटेल रखनी पड़ेगी। सर सर्विस प्रोवाइडर को रखना पड़ेगा कितना गुड्स यूज हुआ है सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए और कितनी इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज हुई है और कितनी क्या सर्विसेज हमने सप्लाई करी है। ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस। सर ओनर, ऑपरेटर या गोडाउन वेयर हाउस का उसको क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने। अब एक चीज याद रखना, भाई ये गोडाउन ऑपरेटर या वेयर हाउस ऑपरेटर चाहे रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड्स तो रखने ही पड़ेंगे। सर किसके रिकॉर्ड्स रखेगा ये? कंसाइनर, कंसाइनी और अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। अब देखो ट्रांसपोर्टर भाई क्या क्या रिकॉर्ड्स रखेगा, इसने क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट करे, डिलीवर करे, कितना गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट है, भाई कितना भी ट्रांजिट में स्टोर करके रखा है। कंसाइनर का जीएसटीएन, कंसाइनी का जीएसटीएन फॉर ईच ऑफ इट्स ब्रांचेस, ये सारी डिटेल्स इसको रखनी पड़ेगी। फिर अगर हमारा गोडाउन वाला भैया है, वेयर हाउस ऑपरेटर है, तो गोडाउन वेयर हाउस ऑपरेटर को क्या क्या रखना पड़ेगा कि भाई कितने टाइम तक ये पर्टिकुलर गुड्स वेयर हाउस में रहा और कब डिस्पैच हुआ,
कब मूवमेंट हुआ, रिसीट हुआ, ये सारी डिटेल्स भी हमको रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर सर सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेंटेन्ड बाय पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर वो ठेकेदार जिसका पूरा का पूरा काम होता है, जिसने काम ठेके पे लिया हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो ध्यान से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या रखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले कितना क्या पेमेंट मिला है, हो सकता है 4-5 काम चल रहे हो तो उन 4-5 काम का कितना कितना पेमेंट मिला है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, भाई किसके बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। फिर सप्लायर फ्रॉम हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड, किस किस से गुड्स एंड सर्विसेज मिला है। फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, आपने वो जो गुड्स एंड सर्विसेज मिला है उसका डीवीक्यू, डीवीक्यू बोले तो डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, कैसे क्या यूटिलाइज हुआ है। फिर सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं राजा, आप चाहो तो मैनुअल फॉर्म में भी रख सकते हो और आप चाहो तो डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हो। अगर आपने डिजिटल फॉर्म में रखा तो याद रखना आपको उनका बैकअप भी रखना पड़ेगा। मालूम पड़े प्रॉपर ऑफिसर रिकॉर्ड मानने आए, आपने कंट्रोल डिलीट मारा और रिकॉर्ड डिलीट हो गए, प्रॉपर ऑफिसर रिकॉर्ड बोले वो तो डिलीट हो गए, अब आपको बोलोगे क्या, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा हमने इसलिए लिख के रखा है, आपको बैकअप्स भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो कोई दिक्कत नहीं। सर जब जब प्रॉपर ऑफिसर रिकॉर्ड्स मांगेगा आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इन इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, पासवर्ड भी बताने पड़ेंगे। सर पासवर्ड और जो कोड अगर आपने खुफिया लगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बताना पड़ेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कोई भी एंट्री इरेज ओवरराइट नहीं करोगे। अगर कोई इनकरेक्ट एंट्री कर दी है, क्लैरिकल नेचर नहीं, क्लैरिकल नेचर मतलब एक 19 का अगर सपोज करो आपने 19 लिखना था, सपोज करो 91 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा नेचर, क्लैरिकल नेचर। सर ये तो आप ऐसे ही करो, बट अगर कोई बड़ी गलती है तो उसको अगर आपको सुधारना है तो कैसे सुधारोगे। सपोज करो कोई बड़ी गलती उसको सुधारना है तो आपको स्कोर करना है, साइन करना है और फिर यहाँ पे जो करेक्ट है वो लिखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन। आया समझ में। देखो जब क्या हुआ था ना, एग्रीमेंट होता है ना, तो जब रेंट एग्रीमेंट में क्या हुआ था, मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला था कि यार हम आपका हर साल 10% से रेंट बढ़ाएंगे। मैंने बोला नहीं नहीं भाई 10% नहीं, बहुत ज्यादा है, 5%। तो 5% की बात हो गई पर एग्रीमेंट में 10 लिखा हुआ था, तो हमने इसको काटा, फिर 5 लिखा, फिर मैंने भी साइन करे, लैंडलॉर्ड ने भी साइन करे, फिर जाके वो मान्य हुआ। इसी को बोलते हैं अंडर द अटेस्टेशन। फिर सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो हर एंट्री जो एडिट करी, हर एंट्री जो डिलीट करी, उसका पूरा लॉग, पूरा डिटेल मेंटेन होना चाहिए। सर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मैन्युअली मेंटेन्ड है तो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए और जब जब मांगे जाए तब तब ऑन डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो। फिर सर अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाए तो आपके ऊपर सेक्शन 73, 74 या 74A का नोटिस आ सकता है। अब सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ऑक्शन लाइक टी, रबर और कॉफी। अब देखो क्या होता है ना, बहुत बार आप टी, रबर और कॉफी ऑक्शन के थ्रू सेल करते हो। अब आप सेल तो करते हो ऑक्शन के थ्रू, बट रिकॉर्ड्स कौन रखे। यहां पे रिकॉर्ड्स रखने का बहुत मचमच है जब आप ऑक्शन के थ्रू सेल करते हो। बात तो सही है। तो इन्होंने बोला कि भाई आपने तो लॉ में बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रिकॉर्ड्स रखो, बट ये जो हम बेचते हैं टी, रबड़, कॉफी ऑक्शन के थ्रू बेचते हैं, तो भाई इतने सारे एपीओबी में हम कितने रिकॉर्ड्स रखेंगे, हम तो पागल पागल हो जाएंगे। क्योंकि भाई एक ऑक्शन थोड़ी होता है, जगह जगह पे वेरियस प्लेसेस पे क्या होते हैं, ऑक्शन होते हैं। तो जब वेरियस प्लेसेस पे ऑक्शन होते हैं तो भाई कितने रिकॉर्ड्स और कहां कहां पे रखेंगे, कहां कहां ढूंढते रहेंगे, ये रिकॉर्ड इसका, ये रिकॉर्ड इसका, ये रिकॉर्ड इसका, ये रिकॉर्ड इसका। तो अब करे तो करे क्या। तो इन्होंने बोला एक काम करो, ज्यादा घबराओ मत, जो भी प्रिंसिपल है और जो ऑक्शनर है, जो ऑक्शन करवा रहे हैं, ये लोग एक काम करें कि जो इनका वेयर हाउस है उसे एपीओबी बता दें, खत्म बात। आपका जो वेयर हाउस है उसको डिक्लेयर कर दो दिस इज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बायर चाहे तो बायर भी वेयर हाउस को एपीओबी बता सकता है और गुड्स टेम्पररी वहां पे रख सकता है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला सर टी, कॉफी और रबड़ या टी सप्लाई टू प्राइवेट ट्रीटी, तो प्रिंसिपल और ऑक्शनर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ एपीओबी। बस यहां पे ही ऑप्शन है,
बाकी कहीं पे ऑप्शन नहीं है। तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई करा कि अगर टी रबड़ ट्रॉफी आप प्राइवेट ट्रीटी के थ्रू बेच रहे हो तो प्रिंसिपल भाई, ऑक्शनर भाई, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो गुड्स, आप चाहो तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को पीपीओबी पे भी रख सकते हो, भले वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एपीओबी के हैं, बट आपको जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को राइटिंग में इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है सर, व्हाट अबाउट आईटीसी? राजा, प्रिंसिपल और ऑक्शनर इसका आईटीसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 16। अगर सेक्शन नंबर 16 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ले लो आईटीसी, कोई घबराने की बात नहीं है। सर, अगर बुक्स कहीं दूसरी लोकेशन पे पाई गई तो हम तो यही मानेंगे कि आपने ही मेंटेन करी है और ये आपका एपीओबी है। अब बताओ भाई, इसका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी कौन देगा? ठीक है, आई बात समझ में? सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आखिरकार कितने टाइम तक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने? राजा, नॉर्मल केस में 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो 23-24 का एनुअल रिटर्न होता है 31/12/2024। 31/12/24 में जोड़ दो 72 मंथ्स, कितना आ गया? 31/12/2030। तो यहां तक रखने पड़ेंगे। पर राजा, अगर कोई केस वेस लग गया, कोई अपील है, इन्वेस्टिगेशन है, अपील, इन्वेस्टिगेशन, रिविजनल अथॉरिटी में मैटर चला गया, उस केस में आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और 72 months from the due date of furnishing of annual return whichever is later। ये ध्यान रखना राजा। सपोज करो यही वाला केस लेते हैं, 23-24 में अपील हुई और अपील का जो फाइनल डिस्पोजल आया वो आया 30/6/2030 को। अब अपील का डिस्पोजल तो कब आया? 30/6/30 को। तो क्या 31/12/30 तक रखने? एक तारीख तो 31/12/30 और एक तारीख 30/6/30 से लेकर एक साल और जोड़ दो, तो 30/6/30 से एक साल और जोड़ दिया तो कितना आया? 30/6/2031। तो 30/6/2031 और 31/12/2030 दोनों में से विच एवर इज लेटर, और विच एवर इज लेटर बोले तो 30/6/2031। डन क्लास? पक्का? चलो, सेकंड पार्ट है, वो है राजा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब सर, ये ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर ये वे बिल क्या होता है। तो देखो, जीएसटी के आने से पहले अगर सपोज करो यहाँ पे कंसाइनर और एक कंसाइनी है, कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो भाई मेरे कंसाइनर के पास कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, कुछ तो सबूत होना चाहिए ना कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गुड्स हैं, वो ट्रांसपोर्टर को दे दिए। करेक्ट और नॉट? तो सर, वो जो हमारा ट्रांसपोर्टर है ना, वो वे बिल इशू करेगा, उसी को बोलते हैं सर कैरियर, बोलो ट्रांसपोर्टर को। अच्छा, उस वे बिल में सब लिखा होगा कि कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स में गुड्स क्या है, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी क्या है, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, क्या रूट है, ये सारी चीजें राजा वे बिल में लिखी होगी। पहले क्या होता था ना, वे बिल का कोई मैकेनिज्म नहीं होता था, कोई फॉर्मेट नहीं होता था, कोई फॉर्म नहीं होता था और रिश्वतबाजी बहुत चलती थी। आपकी गाड़ी एक बार चेक हो गई, बहुत बढ़िया, अब एक बार चेक हो गई, आपने बता दिया प्रॉपर ऑफिसर को वे बिल, उसने कमीशन लिया, रिश्वत ली, वापस से 25 किलोमीटर के बाद पुलिस का प्रॉपर ऑफिसर ने वापस से चेक करा, रिश्वत ली, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होता था कि आपका ई वे बिल चेक हो चुका है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये वे बिल का कंसेप्ट तो बड़ा ही वेग है, तो ये जीएसटी में इन्होंने क्या करा, वे बिल का ही एक अपडेटेड वर्जन लाया। ई वे बिल है ये वे बिल ही, इसमें भी सारी डिटेल आएगी, कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल, ट्रांसपोर्टर की डिटेल, बट बोला यार ये सब अब मैनुअल फॉर्म में नहीं चलेगा, ये सब अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलेगा। बोला ठीक है भाई। तो इन्होंने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम है ई वे बिल पोर्टल। तो ई वे बिल का एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल की मदद से आप लोग ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, अब आपको चैप्टर पढ़ने में बिल्कुल ऐसा लगेगा क्या ये, सबसे पहले ई वे बिल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी पोर्टल पे जनरेट हो रहा है। सेक्शन 68 बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो पर्सन इन चार्ज, पर्सन इन चार्ज बोले तो ट्रांसपोर्टर, जो उस गाड़ी का मालिक है। तो सर जो पर्सन इन चार्ज है ना, जो गुड्स कैरी कर रहा है, एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड, उसे अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके चलने और
उसकी गाड़ी में कुछ कुछ हम डिवाइस भी लगाएंगे, जो हम बोलेंगे वो उसको डिवाइस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, तो हमने सबसे पहले पूछा कि कौन से डॉक्यूमेंट, तो भाई गवर्नमेंट ने बोला आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो हमने बोला ये ई वे बिल भला कौन से फॉर्म में बनता है, तो गवर्नमेंट ने बोला ये बनता है फॉर्म GST EWB 01 में। फिर हमने दूसरा डाउट गवर्नमेंट से पूछा कौन से केस में ई वे बिल बनाना है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। सर कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब जो आपने सेक्शन नंबर 15 में डिक्लेयर करा या जो आपने इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई में डिक्लेयर करा। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स का पैसा भी जोड़ा जाएगा। मतलब सर CGST, SGST, UTGST, IGST, कंपनसेशन सेस, इन सबको भी आपको कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में जोड़ना पड़ेगा, बट एग्जेम्प्ट सप्लाई को आप हटा। अब इसका एग्जांपल समझना। सपोज करो हमारे जो टैक्सेबल गुड्स हैं वो जा रहे हैं 42,000 के, इसके अंदर अभी GST शामिल नहीं है। GST का रेट है 28%। उसके बाद जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं वो जा रहे हैं हमारे 10,000 रुपए। अब बताओ ई वे बिल बनाना है या नहीं। अब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना। टैक्सेबल गुड्स प्लस एग्जेम्प्टेड गुड्स टोटल कितना हो गया, फिर 28% का GST। अभी 28% का GST किस पे लगेगा, 42,000 पे, 11,760 है ना, तो 42,000 टोटल कितना हो गया 63,760। अब इसमें से आप एग्जेम्प्ट गुड्स माइनस करना। सर आपने एग्जेम्प्ट गुड्स जोड़े ही क्यों, अरे ICAI है ना, ऐसा ही प्रेजेंटेशन करता है। ICAI पहले जोड़ता है फिर माइनस करता है, आपको भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है। अब ये 53,760 50,000 से ज्यादा है। हाँ सर 50,000 से ज्यादा है, तो क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, ई वे बिल। सिंपल, आया समझ में, है ही कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सर, हमको आ गया समझ में। तो ई वे बिल कब बनाना है, जब कंसाइनमेंट वैल्यू आपकी 50,000 से ज्यादा है। सुनो ध्यान से। सर जो गुड्स का मूवमेंट होगा वो या तो इन रिलेशन टू सप्लाई होगा, या फॉर द रीजन अदर देन सप्लाई होगा, या ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। सर ये तीनों केसेस क्या है, देखो अगर सप्लाई हो रहा है तो बात समझ में आती है कि 50,000 से ज्यादा है तो बनाओ ई वे बिल, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। अदर देन सप्लाई, कुछ केसेस इन्होंने ऐसे भी स्पेसिफाई करे कि माल आगे बिकने के लिए नहीं जा रहा है, और क्योंकि माल आगे बिकने के लिए नहीं जा रहा है फिर भी आपको कंपलसरी ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। तो कुछ केसेस इन्होंने वो भी स्पेसिफाई करे, और इन्होंने एक तो ऐसा बोल दिया कि अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है और यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को सप्लाई हो रही है, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर कौन बनाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन बनाएगा। देखो जो गुड्स का मूवमेंट करता है वो ई वे बिल बनाता है। अब जनरली गुड्स का मूवमेंट सप्लायर करता है तो ई वे बिल सप्लायर बनाएगा, बट यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो लॉ मेकर बोलता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो हम ये मान लेंगे कि गुड्स का मूवमेंट किसने कराया है, रेसिपेंट ने कराया है, और हमारे रेसिपेंट भाई को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आया आपको समझ में। सर आगे देखो क्या बोलता है। सर कौन सा फॉर्म था, EWB 01। अब EWB 01 में भी दो पार्ट रहते हैं, एक पार्ट नंबर ए और एक पार्ट नंबर बी। अब ये पार्ट नंबर ए में कंसाइनर, कंसाइनी और सप्लायर रेसिपेंट की डिटेल आती है,
पार्ट नंबर बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है, वो जो गाड़ी है उसकी डिटेल आती है, तो पार्ट बी स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसपोर्टर। ठीक है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब जब गुड्स का मूवमेंट आपका शुरू हुआ है कि शुरू होने वाला है, सर शुरू होने वाला है, उसके पहले आपको ई वे बिल की डिटेल बनानी पड़ेगी। बट ट्रेन वेसल के केस में मूवमेंट के बाद भी अगर आपने ई वे बिल बनाया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी हम पढ़ेंगे कि अगर आफ्टर मूवमेंट भी अगर आपने ई वे बिल बनाया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि जो मैं बोल रहा था ना, अदर देन सप्लाई के केस में भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, ये दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको 50,000 की लिमिट नहीं देखनी। सर इसका मतलब है 50,000 देखना ही नहीं है। हाँ राजा, आपको 50,000 की लिमिट नहीं देखनी है। तो अगर 1 रुपए का भी माल ट्रांसफर हो रहा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। हाँ, 1 रुपए का भी माल ट्रांसफर हो रहा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर कहां पे? अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, तो अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल भेजा और इंटर स्टेट ट्रांसफर करा, मार्क माय वर्ड कि सर इंटर स्टेट ट्रांसफर करा, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांसफर है तो वहां पे आपकी क्या लग जाएगी? 50,000 की लिमिट लग जाएगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सर अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर है उसी केस में आपको 50,000 की लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। सर हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कि बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट करा दिया गया। अब उनका रजिस्ट्रेशन तो एग्जेम्प्ट हो गया, ये तो बात समझ में आई। बट सर अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हैं तो ऑल्दो आपका रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी लिमिट क्रॉस ना हो। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई भी करते हो तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। बट इस केस में क्योंकि आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी कराने की जरूरत नहीं है। हाँ सर ये बात तो समझ में आई, बट राजा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना ये समझ में आता है, बट ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात, सर कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? तो जो पर्सन मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज कराएगा बस वही पर्सन ई वे बिल बनाएगा। सर हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और सप्लायर बोल रहा है गुड्स का ट्रांसपोर्ट कराने का, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय सप्लायर। अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज करा रहा है तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हम ये मान लेंगे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट। और अगर हमने ये मान लिया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट, तो सर फिर रेसिपिएंट को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल में दो पार्ट रहते हैं, एक होता है पार्ट नंबर ए, एक होता है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों की डिटेल आती है और पार्ट नंबर बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है। सर सप्लायर और रेसिपिएंट की डिटेल कौन कौन सी डिटेल? राजा ये तो बहुत बेसिक है पर फिर भी जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, आखिरकार माल कहां पे जाएगा, पिन कोड भी बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट नंबर, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन गुड्स, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। पार्ट नंबर बी, सर ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, जीआरएन नंबर दैट इज गुड्स रिसीट नंबर, और आरआर नंबर और एयरवे बिल नंबर और बिल ऑफ लीडिंग नंबर, ये ट्रांसपोर्टर का मेन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद व्हीकल नंबर, अगर रोड से जा रहे हैं तो भाई जो गाड़ी का नंबर होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? सर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको बताना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला पार्ट ए में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है अगर ट्रांसपोर्टर ऑथराइज है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है ना, हम ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं यार एक काम कर, ये रही सप्लायर की डिटेल, ये रही रेसिपिएंट की डिटेल, तेको पार्ट भी तो बनाना है, पार्ट ए भी तू बना दे। और ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी भी
पार्ट नंबर ए भर सकती हैं अगर ऑथराइज है, हमको ऑथराइज उनको करना पड़ेगा। आगे सर हु कैन जनरेट द ई वे बिल, तो या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी। इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन द ओन हायर्ड कन्वेंस, ठीक है, और बाय रेलवे, एयर और वेसल। अब सुनो ध्यान से, अगर कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने ई वे बिल जनरेट नहीं करा और ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में टोटल माल 50,000 से ज्यादा जा रहा है, तो फिर उस केस में ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। अब एक स्पेशल पॉइंट है कि जो रेलवे है ना, रेलवे, एयर और वेसल के केस में पार्ट नंबर बी भी सप्लायर या रेसिपेंट को भरना पड़ेगा। हाँ जी, तो पार्ट नंबर बी भी किसको भरना पड़ेगा? सप्लायर और रेसिपेंट को भरना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? अरे भैया अब अपन ट्रेन वालों को बोले भैया ट्रेन वाले भैया एक काम करो ना, ई वे बिल बनाओ, वो बोलेगा वो नालायक, यहाँ पे लाखों लोगों के सामान इधर उधर जाते हैं, तो ट्रेन वाला भैया पागल पागल नहीं हो जाएगा? तो इस केस में इन्होंने बोला भाई जो सप्लायर है, जो माल रेल के थ्रू किसी और के पास पहुंचा रहा है, आप ही पूरा का पूरा ई वे बिल बनाओ, पार्ट ए भी आप बनाओ, पार्ट बी भी आप ही बनाओ। सारी डिटेल गाड़ी की वैसे भी आजकल आ जाती है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। सर ये बात तो समझ में आई। एक और चीज इन्होंने बोली कि रेलवे, एयर और वेसल के केस में आप चाहो तो ई वे बिल बाद में भी बना सकते हो, मतलब गुड्स का मूवमेंट हो गया है, गाड़ी चल चुकी है, बाद में भी ई वे बिल बना सकते हो। सर अगर हमने बनाया ही नहीं तो कौन पूछ रहा है? ऐसा नहीं। लॉ मेकर ने रेलवे, एयर और वेसल को बोल दिया कि आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, रेसिपिएंट को गुड्स तब तक डिलीवर मत करना जब तक रेसिपिएंट क्या ना दिखा दे, ई वे बिल ना दिखा दे। अगर रेसिपिएंट ई वे बिल दिखाएगा तो ही आप लोग गुड्स डिलीवर करना, ठीक है। सर ये देखो, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे शैल बी डिलीवर्ड ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। ऑप्शनली भी जनरेट कर सकते हैं सर, 50,000 से कम है फिर भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ ना, कंप्लायंस तो करो, अच्छी बात है कंप्लायंस करना, तो क्या दिक्कत है? सर इफ द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन either in his own conveyance or a hired one or through a transporter। भाई मैं अपनी ही गाड़ी से माल लेके जा रहा हूं, क्या ई वे बिल बनाना है? हाँ राजा, ई वे बिल बनाना है। गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अगर हायर्ड कन्वेंस है तो भी ट्रांसपोर्टर भाई तू बना, क्योंकि गाड़ी तो तेरी है, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। फिर सर इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रेसिपिएंट, ये तो हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो हम ये मानेंगे कि रेसिपिएंट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द ई वे बिल। फिर सर अगला रहता है बिल टू शिप टू मॉडल। सर ये बिल टू शिप टू मॉडल ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में, हाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, पर डाउट ये है कि बिल टू शिप टू मॉडल में आखिरकार ई वे बिल कौन बनाएगा? तो सर सपोज करो यहां पे बी है और यहां पे सी है, ए ने बी को ऑर्डर दिया, ए ने बी को ऑर्डर दिया और बोला बी को कि भाई जो गुड्स है ना वो सी को पहुंचा दे। आ रहा है आपको समझ में? ए ने किसको ऑर्डर दिया? बी को, और बी को बोला कि जो गुड्स है किसको पहुंचा दे? सी को। अब डाउट ये आया कि दो ई वे बिल बनाने या एक ई वे बिल बनाना है। सर यहाँ पे देखो, एक इनवॉइस तो बी इशू करेगा ए को और एक इनवॉइस ए इशू करेगा किसको? सी को। तो यहाँ पे आपको दो ई वे बिल नहीं बनाने, यहाँ पे बस आपको एक ही ई वे बिल बनाना है। तो जो गुड्स का मूवमेंट बी से सी ऑन बिहाफ ऑफ ए के कहने पे तो हो रहा है, तो या तो ए जनरेट कर ले या तो बी जनरेट कर दे, बस एक ही ई वे बिल बनाना है, दो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। आगे ये इन्होंने एक सहूलियत दी है कि अगर कंसाइनर की प्लेस से लेकर ट्रांसपोर्टर की प्लेस तक दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर, या ट्रांसपोर्टर की प्लेस से लेकर कंसाइनी की प्लेस तक दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर, तो फिर पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई वे बिल बनाना है बट पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है। बस कब नहीं जरूरत है?
जब दूरी 50 किलोमीटर तक है तो कोई जरूरत नहीं है। फिर सर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, सर बहुत बार क्या होता है ना, गाड़ी खराब हो जाती है तो फिर माल दूसरी गाड़ी में लेके जाया करते हैं। अब उस केस में क्या ई वे बिल को कैंसिल करो? नहीं भाई, सप्लायर और रेसिपेंट तो वही है, बदली सिर्फ गाड़ी है। तो आप एक काम करो, पार्ट नंबर बी को अपडेट कर दो। सर पार्ट नंबर बी कितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं बेटा, सुबह को चाय पीते टाइम अपडेट करो, शाम को वापस चाय पीते टाइम अपडेट करो, और रात को खाना खाते टाइम अपडेट करो। जितनी बार तुम्हें पार्ट नंबर भी अपडेट करना है उतनी बार पार्ट नंबर भी अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अपडेट न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट नंबर बी बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर ई वे बिल असाइन कर देना दूसरे ट्रांसपोर्टर को, ये क्या है सर? कंसाइनर रेसिपेंट जिसने पार्ट नंबर ए में इंफॉर्मेशन भरी, और जो ट्रांसपोर्टर है जो पार्ट नंबर बी में इंफॉर्मेशन भरता है, तो वो जब जैसे ही दूसरी गाड़ी में माल लेके जाएगा तो बहुत ही सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पार्ट नंबर बी में आप बार बार वो गाड़ी नंबर और ट्रांसपोर्टर की डिटेल अपडेट कर देना। कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे सर कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन द केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? एक बार ई वे बिल जनरेट हो गया तो उसके बाद आप जो ट्रांसपोर्टर है उसको कितना कष्ट हो गया, ट्रांसपोर्टर चाहे तो इतने सारे ई वे बिल को कंसोलिडेट कर सकता है फॉर्म जीएसटी EWB 02 में। ठीक है सर, एक और चीज, अगर कंसाइनर कंसाइनी ने ई वे बिल जनरेट नहीं करा और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन 50,000, मतलब ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में 50,000 से ज्यादा का माल जा रहा है, तो भाई ट्रांसपोर्टर इंडिविजुअल ई वे बिल तो बनाएगा ही, और बाद में EWB 02 में उसको कंसोलिडेट कर देगा। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ने पूछी थी केस सिनेरियो पर, मैंने उसके भी वीडियो चैनल पे डाल के रखी। इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा था ना, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम कॉमन एनरोलमेंट नंबर। देखो ये क्या होता है, बहुत बार है ना ट्रांसपोर्टर का धंधा बहुत फैला हुआ होता है, बहुत सारे जीएसटी नंबर होते हैं ट्रांसपोर्टर के पास, क्योंकि स्टेट वाइज जीएसटी लेना रहता है। ट्रांसपोर्टर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बोले यार इतने सारे जीएसटी नंबर हैं, अब ई वे बिल के चक्कर में कभी ये देना पड़ता है, कभी ये देना पड़ता है, कभी ये देना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टर ने बोला यार कुछ तो करो, तो सीबीआईसी ने बोला ठीक है यार ट्रांसपोर्टर तुम्हारे लिए एक नंबर लेके आते हैं, कॉमन एनरोलमेंट नंबर। ये नंबर अगर आप चलाओगे तो आपको जीएसटी नंबर चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये वाला नंबर भी दे दिया तो चलेगा। सर इसका फायदा क्या है? भाई इसका फायदा ये है कि इतने सारे जीएसटी नंबर से आपका जो मचमच है वो खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ ये कॉमन एनरोलमेंट नंबर देते रहना। बट ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसका मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, बस ये उसके लिए ही एप्लीकेबल है कॉमन एनरोलमेंट नंबर। सर ये कॉमन एनरोलमेंट नंबर का फायदा क्या है? कुछ नहीं, इससे बार बार आप पार्ट नंबर भी क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, पार्ट ए तो करने की जरूरत ही नहीं है। डन। उसके बाद सर ई वे बिल कैंसिल हो सकता है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, या जो डिटेल बोली थी उसके हिसाब से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए तो ई वे बिल कैंसिल हो सकता है। कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन द 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन। तो जब जनरेट करा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। अगला, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल, आखिरकार कब तक ई वे बिल वैलिड? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर तक है तो 1 डे, 200 से ज्यादा है तो 1 एडिशनल डे। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस है 234 किलोमीटर तो भाई 200 किलोमीटर तक तो 1 दिन हो गया, और एडिशनल 34 के लिए भी 1 दिन हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 2 दिन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है, जैसे 234 को 200 से डिवाइड करो, 1.17 आया, 1.17 इसको अपर राउंड ऑफ कर दो, दैट इज कितने दिन के लिए वैलिड? 2 दिन के लिए वैलिड। उसके बाद भाई अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, सर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होती है? ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब आप बच्चे, अरे आप बच्चों को ओवर डायमेंशनल कार्गो बोलेंगे ना, आप बच्चों के जिंदगी में क्या होता है? यही होता है आपकी जिंदगी में,
दिमाग इतना सा, लोड इतना सारा, बस इसी को बोलते क्या, ओवर डायमेंशनल कार्गो। सर इसकी स्पीड तो बहुत धीरे धीरे चलेगा ना ये तो ओवर डायमेंशनल कार्गो तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। तो लॉ मेकर बोलता है भाई यहाँ पे फिर हम कितना कर देते हैं, 20 किलोमीटर। और एक और चीज, अगर मल्टी मोडल शिपमेंट है जहां पे एक लैग इज इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ये क्या होता है मल्टी मोडल शिपमेंट? भाई मल्टी मोडल शिपमेंट मतलब बहुत सारे शिपमेंट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो, जिसमें एक लैग शिप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो शिप की स्पीड धीरे होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला यहाँ पे कितना, 20 किलोमीटर। सर क्या मतलब राजा, अगर डिस्टेंस से सपोज कर 128 किलोमीटर, तो 128 को 20 से डिवाइड कर 6.4, अपर राउंडिंग ऑफ कर दे, अपर राउंडिंग ऑफ मतलब कितना दिन, 7 days। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और चीज, अब ईवे बिल है ना कब तक वैलिड रहता है ये भी आप समझो। सपोज करो 14 मार्च को मैंने ईवे बिल जनरेट करा, 2 दिन के लिए वैलिड है, तो 14 मार्च में 2 दिन जोड़ा कितना आया, 16 मार्च। आपको ऐसे ही करना है, बट 16 मार्च के रात के 12 बजे तक वैलिड होता है, तो आपको ऐसा लिखना है 16 मार्च 17 मार्च। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो सपोज एन ईवे बिल इज जनरेटेड एट 0004 hours on 14th March, तो फर्स्ट डे वुड एंड ऑन 12 midnight of 15-16 March। तो पहला दिन कब खत्म होगा, रात के 12 बजे दिन खत्म होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे मत बना नहीं तो आईसीआई केक काटेगा। ठीक है सर, सेकेंड डे 12 midnight of 16 और 17 मार्च। सपोज करो 11:58 पे, हाँ 11:58 पे 14 मार्च को ईवे बिल आपका बना, तो पहला दिन कब एंड हो जाएगा भाई, 12 midnight of 15-16 मार्च, और सेकेंड डे विल एड ऑन एंड सो ऑन। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई सी भी तारीख हो आपको दिन गिनना है, और दिन गिनने के बाद आंसर में कैसा लिखते हैं ये लोग, 16-17 मार्च। ठीक है, फिर सर वैलिडिटी कब स्टार्ट होगी, वैलिडिटी स्टार्ट होगी व्हेन द फर्स्ट एंट्री इज मेड इन पार्ट नंबर बी, that is vehicle entry is made first time in case of road transportation or first transport document number which is the first entry। सर अगर हम बार बार पार्ट भी अपडेट कर रहे तो क्या वैलिडिटी बढ़ जाएगी? कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। जब पहली बार पार्ट भी जनरेट हुआ था बस वहां से ही आपको वैलिडिटी देखनी पड़ेगी। बोलो माता रानी की जय। सर क्या वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है? हाँ, आप चाहो तो वैलिडिटी को बढ़ा भी सकते हो। कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड, और ट्रांसपोर्टर भी वैलिडिटी पीरियड बढ़ा सकता है। सर एक्सेप्शनल केसेस में ट्रांसपोर्टर वैलिडिटी पीरियड को बढ़ा सकता है, जैसे ट्रांसशिपमेंट, आपकी गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी में माल जा रहा है, ईवे बिल का जो वैलिडिटी है उतने टाइम में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएंगे, गाड़ी पंचर हो गया, टायर खराब हो गया, तो भाई ट्रांसपोर्टर भी ईवे बिल को कमिश्नर साहब की परमिशन के बाद वैलिडिटी बढ़ा सकता है। ठीक है सर, ये वैलिडिटी तो बढ़ा सकते हैं, ये तो समझ में आ गया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, नेचुरल कैलेमिटी, लॉ, ऑर्डर, फलाना ढिमका, बट इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन, और कितनी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी में बी एक्सटेंडेड विद इन, मतलब वो 8 घंटे और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सर अब वो फिर 15-16 मार्च का लफड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब लफड़ा भी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 8 घंटे वैलिडिटी बढ़ा दी। सर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ ईवे बिल, भाई अगर सप्लायर ने ईवे बिल बनाया तो रेसिपिएंट को एक्सेप्ट करना है, रेसिपिएंट ने ईवे बिल बनाया तो सप्लायर को एक्सेप्ट करना है। तो कौन एक्सेप्ट करेगा? सप्लायर अगर पार्ट है हमारे रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर ने भरा है, रेसिपिएंट अगर पार्ट है हमारे सप्लायर और ट्रांसपोर्टर ने भरा है। ठीक है सर, एक्सेप्टेंस का टाइम लिमिट क्या है? भाई जिस दिन कॉमन पोर्टल पे आपको दिखा उसके 72 आवर्स, और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। सर गुड्स की डिलीवरी हो गई और हमने एक्सेप्ट नहीं करा, डीम्ड एक्सेप्टेंस, और क्या, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेंगे। ठीक है, आगे सर हर केस में ईवे बिल रिक्वायर्ड है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि इन केसेस में ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। कहां पे? सबसे पहले अगर आप एलपीजी
एलपीजी इधर उधर कर रहे हो, ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। कैरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज, नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। प्योर ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वर स्मिथ आर्टिकल, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। बट अगर इमिटेशन ज्वेलरी है तो इमिटेशन ज्वेलरी में ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये जो इमिटेशन ज्वेलरी है ना, इसका एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इमिटेशन ज्वेलरी में 50,000 से ज्यादा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर करेंसी, काय का ई वे बिल, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। यूज पर्सनल इफेक्ट, कोरल, अनवर्क, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सर अगर गुड्स नॉन मोटराइज कन्वेंस से जाने, बेलगाड़ी छुप 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 छू, अभी रेलगाड़ी नहीं बेलगाड़ी। सर गुड्स अगर कस्टम पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो पे जा रहे हैं या कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे जा रहे हैं, भाई कस्टम की निगरानी में कोई वे बिल नहीं बनाना। फिर सर मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरिया एज में बी नोटिफाइड, अगर कोई स्टेट वाइज एरिया नोटिफाइड है वहां पे भी ई वे बिल नहीं बनाना। गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अदर देन डी ऑयल्ड केक, ये डी ऑयल्ड केक के केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है, इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में भी बताया था। उसके बाद सर ये नॉन टैक्सेबल गुड्स इधर उधर हो रहे हैं, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। सर शेड्यूल 3 के कोई गुड्स इधर उधर हो रहे हैं, ई वे बिल नहीं बनाना। सर अगर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कस्टम की निगरानी में गुड्स हैं और एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पे जा रहे हैं, या गुड्स जा रहे हैं एक कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम पोर्ट पर, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। आईसीडी पे जा रहे हैं तो भी ई वे बिल नहीं बनाना। फिर गुड्स आर बीइंग अ ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, नेपाल भूटान के ट्रांजिट कार्गो में भी ई वे बिल नहीं बनाना। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं बनाना। एक और चीज, अगर हमारा गुड्स कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से यूनिट रन कैंटीन के पास जा रहा है या ऑथोराइज कस्टमर के पास जा रहा है, तो सीएसडी से यूआरसी के पास, यूआरसी से ऑथोराइज कस्टमर के पास, और हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, इन दो केसेस में भी आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कोई गुड्स इधर उधर कर रही है, ई वे बिल नहीं बनाना। सर अगर कंसाइनर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ई वे बिल नहीं बनाना। खाली एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तब भी ई वे बिल नहीं बनाना। फिर अगर 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, सर 20 किलोमीटर कहां से, तो कंसाइनर से लेकर वे ब्रिज तक मात्र 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, उस केस में ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो कंसाइनर से लेकर वे ब्रिज तक सिर्फ 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। और वे ब्रिज से लेकर फर्दर कंसाइनी तक का भी डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का है तो ई वे बिल नहीं बनाना। और अगर खाली सिलेंडर फॉर एलपीजी आर बीइंग मूव फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अगर खाली सिलेंडर घर से जा रहे हैं वापस से गैस डिपार्टमेंट के पास, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे सुनो, आगे बोलता है डॉक्यूमेंट्स डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। सर ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है कि जो पर्सन इन चार्ज है उसको ई वे बिल तो लेके ही जाना है और उसको अपनी डिवाइस पे, जो उसका ट्रक है उस पे कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे फास्टैग होता है ना वैसे। तो इन्होंने बोला भाई आपको इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान ये तो लेके ही घूमना है, और साथ साथ में आप अपनी जो ट्रक है ना उसके ऊपर ये RFID का थप्पा लगाओगे। सर ये RFID क्या होता है, RFID इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। जैसे फास्टैग होता है वैसे ही RFID होता है, बट ये RFID आपको नहीं लगाना अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज बाय रेल, एयर और वेसल। तो रेल, एयर और वेसल के केस में आपको RFID लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सर इंपोर्टेड गुड्स है तो फिर आपको बिल ऑफ एंट्री लेके चलना पड़ेगा। अगर ई इनवॉइस इशू है जिसके अंदर QR कोड है तो फिर आपको इनवॉइस लेके जाने की जरूरत नहीं है, ई इनवॉइस इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। फिर सर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, कमिश्नर साहब चाहे
तो प्रॉपर ऑफिसर को एम्पावर कर सकते हैं आपकी गाड़ी को रोकने के लिए और ई वे बिल चेक करने के लिए, और इनके पास यहां तक की भी पावर है कि ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कन्वेंस का। आगे सर, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। जब भी कोई प्रॉपर ऑफिसर ने गुड्स को वेरीफाई करा तो इन्हें समरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और ये जो समरी रिपोर्ट है ना, ये अपलोड करनी पड़ेगी विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन, और एक फाइनल रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। एक और चीज, अगर गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार हो गया तो फिर बार बार उसका वापस से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रक एक बार प्रॉपर ऑफिसर ने चेक कर ली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी ट्रक जा रही है, अगर कश्मीर में चेक हो गई तो कश्मीर से कन्याकुमारी में जितनी बार भी चेकिंग होगी, आपका प्रॉपर ऑफिसर ना तो ट्रक चेक करेगा ना तो गुड्स चेक करेगा, खत्म बात। पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को शक है, लग रहा है टैक्स की चोरी हो सकती है, तब वो वापस से चेक करेगा। सर, अगर आपकी गाड़ी को 30 मिनट से ज्यादा रोका गया तो आप प्रॉपर ऑफिसर की कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आगे वाला पॉइंट बहुत सिंपल है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम ई वे बिल आपको बनाने नहीं देंगे अगर आप कांडी व्यक्ति हो तो। अगर आपने कांड कर रखे हैं तो हम आपको ई वे बिल बनाने नहीं देंगे। जिसने कांड करके रखे हैं उसको ई वे बिल बनाने नहीं देंगे। मतलब क्या सामने वाली पार्टी ई वे बिल बना सकती है? 100% सामने वाली पार्टी तो ई वे बिल बना सकती है। सर, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर और आपने सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट नहीं करा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, भूल जाओ, आप ई वे बिल नहीं बना सकते। सर, अब क्या होगा? अरे आप नहीं बना सकते हो, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट बना लेगा। अगर आप रेगुलर स्कीम में हो और आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है फॉर 2 टैक्स पीरियड, तो भी आप ई वे बिल नहीं बना सकते। और अगर आप जीएसटीआर 1 नॉर्मल स्कीम में आते हो और आपने अगर जीएसटीआर 1 2 महीने या क्वार्टर्स एज द केस में भी कौन सी स्कीम आपने ली हुई है, अगर आपने नहीं बना, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है, इन चारों केसेस में आप ई वे बिल नहीं बना सकते हो, ठीक है। मतलब पार्ट नंबर ए भी नहीं बना सकते, पार्ट नंबर बी भी नहीं बना सकते, पर कमिश्नर साहब चाहें तो आपको स्पेशल परमिशन दे सकते हैं। अब कुछ कुछ बातें हैं, बहुत सिंपल है। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके पास पैसे की बड़ी कमी होती है, ठीक है। कपड़े के धंधे में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उधार बड़ी लंबी चलती है। मेरे पापा का भी कपड़े का बिजनेस है तो मेरे को ये सब पता है। अब इस केस में क्या होता है ना, तो टेक्सटाइल ट्रेडर बोलते हैं यार हमको माल तो देना है बट अभी माल रखे कहाँ, ये प्रॉब्लम हो गई। तो सपोज करो ये सप्लायर है टेक्सटाइल ट्रेडर, ये महाराष्ट्र में, ये एमपी में है और ये भी एमपी में। आई ये ट्रांसपोर्टर बोल रहा है साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप माल यहाँ रख दो, माल यहाँ पे रख दिया, भी माल इधर ट्रांसपोर्ट होगा। सर एक बात बताओ, माल आपने यहाँ रख दिया, ठीक है, समझ में आता है, पर ये वाला जो प्लेस है वो है क्या? तो भाई रेसिपेंट को बताना पड़ेगा कि ये जो प्लेस है ना, दिस इज रेसिपेंट एपीओपी। एपीओपी बोले तो रेसिपेंट एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और आपने जो माल रखा है वो रेसिपेंट एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखा है। एक और चीज, यहां से यहां तक का तो ई वे बिल अलग बनेगा और यहां से यहां तक का ई वे बिल अलग बनेगा, क्योंकि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो गए। तो देखो ध्यान से, सर टेक्सटाइल गोडाउन लेंगे और जो ट्रांसपोर्टर है वो टेम्पररी स्टोर करेगा फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। रेसिपिएंट भाई को ये ट्रांसपोर्टर का गोडाउन बताना पड़ेगा एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और व्हेन द गुड्स आर इन मूवमेंट एंड स्टोर्ड एट द गोडाउन, इनके पास एक ई वे बिल होना चाहिए। और जैसे ही गुड्स गोडाउन पे रीच कर जाएंगे, ई वे बिल अब वैलिड नहीं है, अब आपको नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। सर गुड्स भी रखने पड़ेंगे क्या? हाँ, तो बेटा ट्रांसपोर्टर को तो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 35 रूल 58 जो सिखाया, और रेसिपिएंट टैक्स पेयर को रूल 56 एंड रूल 57 में गुड्स रखने पड़ेंगे। अच्छा, रेसिपिएंट टैक्स पेयर ये बहाना नहीं बना सकता कि मैंने मेरे गुड्स एपीओबी पे रखे हैं, इस बात का वो सहारा नहीं ले सकता। ऐसा लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली कहा है कि सर अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में रखे हैं
ठीक है, तो रिकॉर्ड्स फॉर द गुड्स स्टोर्ड इन द ट्रांसपोर्ट और गोडाउन्स कैन बी मेंटेन्ड एट रेसिपेंट पीपीओबी। ये क्या बोल रहा है कि सर जो आपके गुड्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो ट्रांसपोर्टर गोडाउन पे, उसकी डिटेल क्या रेसिपेंट अपने पीपीओबी पे भी रख सकता है? हाँ, तो इन्होंने बोला हाँ भाई हाँ, रेसिपेंट ये डिटेल अपने पीपीओबी में भी रख सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ईबे बिल वाला चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन, मेरे मुन्ना मेरे राजा, सब्सक्राइब के बटन पे जोर से क्लिक करना, नोटिफिकेशन वाले आइकन पे भी क्लिक करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।